गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज 22 मार्च है और आज एक इम्पॉर्टेंट द हिंदू में आर्टिकल निकला है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो बेसिकली ग्रेट निकोबार के ऊपर है, उससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ इसके जो और डायमेंशंस हैं, इसके और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जा भी चुके हैं, आगे चल के देखेंगे हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो करंट अफेयर्स और थ्योरी, इससे हमारे दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगे। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये वाला आर्टिकल था जिसका नाम है अ ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में ऑथर ने डिस्कस किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, और उसके क्या क्या एनालिसिस है, क्या क्या उससे इश्यूज हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट से, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं प्रोजेक्ट के, और क्या क्या बेहतर हो सकता था, इस बारे में ऑथर ने इस आर्टिकल में डिस्कशन किया है। तो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्री और मेंस के लिए ये टॉपिक, इस टॉपिक के क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखेंगे ये वाला टॉपिक फिट एक्चुअली कहाँ पे होता है, स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखेंगे कि असल में ये प्रोजेक्ट है क्या, किसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद अलग अलग जोग्राफिकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स हो गए एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हम इन सब को कनेक्ट करके स्टडी करेंगे। और एक्चुअली सिविल सर्विस एग्जाम के लिए स्टडी ऐसे ही करनी भी होती है। कोई भी टॉपिक हो, उसका पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्टोरिक हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उन सभी को एक साथ करके हमें पढ़ना पड़ता है और उसी हिसाब से एनालिसिस करना होता है। तो हम अपना टॉपिक भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या सवाल आ चुके हैं प्रीलिम्स में पहले, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि इस डिस्कशन से हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। रीड फर्दर में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड और फर्दर टॉपिक्स की मैं एक लिस्ट दूंगा जो मैं चाहूँगा कि जिसको आप जाके रीड करें, जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एडिटोरियल्स का यही फंक्शन होता है, वो आपको एक टॉपिक का एनालिसिस होते हैं और उससे जो जुड़ी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर फिर आपको जाके और फर्दर स्टडी करना होता है। तो इससे एक टाइप से होलिस्टिक कवरेज होती है टॉपिक्स की, और ऐसे ही न्यूज़पेपर्स पढ़ने भी चाहिए। चलिए इस टॉपिक के बारे में आगे देखते हैं। इस टॉपिक की ग्रेट निकोबार, इन इस टॉपिक की रेलेवेंस कहाँ कहाँ है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। प्रीलिम्स में बेसिकली इससे मैप से जुड़े संबंध, मैप से जुड़े सवाल काफ़ी आ चुके हैं और ये एक्चुअली ज़रूरी भी है ये जानना। ये इंडिया की मैपिंग में जो आइलैंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं उसमें का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज का एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स और इंडिया के और भी जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो मैपिंग और उनसे उनकी आसपास की लैंड लोकेशंस, वाटर बॉडीज, ये सब जानना ज़रूरी है। और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, वहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्लोरा है, क्या फौना है, कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, कौन सी स्पीसीज वल्नरेबल हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे मेंस में इसका क्या रेलेवेंस है। मेंस में अलग अलग जो हमने चीज़ें देखी इंडेक्स में, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, जोग्राफिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो उनका एक इंटीग्रेटेड नज़रिया हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्या प्रोजेक्ट है असल में, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि असल में गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, ये चीज़। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि एक पूरा मेंस का टॉपिक भी है, मेंस के सिलेबस में इसका मेंशन भी है, जिक्र भी है। तो ये इस टॉपिक से संबंधित चीज़ें मेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। और जो हमने अभी जाना
ग्रेट निकोबार आइलैंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ये सब सिलेबस में कहाँ पे आते हैं, कहाँ कहाँ पे इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे आप खुद इनको एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं, वो है सबसे पहले GS 1 में और उसके बाद GS 3 में। GS 1 में स्पेशली ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, ज्योग्राफिकल फीचर जैसे आइलैंड्स, और जैसे ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड देयर लोकेशंस, और चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर फ्लोरा एंड फौना। तो ये मेंस का सिलेबस खुद कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है, और ये आपका इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो वहाँ पे हो रहा है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, कहीं ना कहीं इन इस इन्वायरमेंटल, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो दूसरी चीज़ है। और तीसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके बारे में आखिरी में मैं मेंशन करूंगा। आगे देखते हैं। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट 1970s में इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है, एक इंडिया का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक सी लोकेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। तो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले इस प्रोजेक्ट जिसको से सोचा गया था उसको इम्प्लीमेंटेशन में अब लाया जा रहा है। कौन ला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और कौन इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा है, कौन पूरा पायलट कर रहा है, गाइड कर रहा है, कौन? ये प्रोजेक्ट पूरा नीति आयोग के डिजाइन में है, मतलब नीति आयोग के अंडर में है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है जो नीति आयोग पायलट कर रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर भी रहे हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। ये इस चीज के ऑब्जेक्टिव, ये इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं। तो आगे अब इसके जोग्राफिकल हो गए, इन्वायरमेंटल हो गए, और फर्दर जो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, आइए उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का एस्पेक्ट देखते हैं। ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मैपिंग। तो एक बार इसको डिटेल में इसकी मैपिंग हम लोग एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की मैपिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या एसोसिएटेड लोकेशंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, क्या नियर बाय कंट्रीज़ हैं, क्या चैनल्स हैं अलग अलग जो सेपरेट करते हैं, कितने कितने अलग टाइप के आइलैंड्स हैं, ये देखते हैं आगे चल के। तो बेसिकली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान, अंडमान आइलैंड, और दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है निकोबार आइलैंड। अब इन आइलैंड्स के दो ग्रुप में भी फर्दर डिविजन्स हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं। अंडमान में 4 मेजर आइलैंड आते हैं, और निकोबार में 2 मेजर आइलैंड होते हैं। अब ये 4 मेन आइलैंड हैं अंडमान के, जिनका नाम है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अब निकोबार में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसका नाम है कार निकोबार आइलैंड, और और नीचे वाले आइलैंड के दो ग्रुप्स हैं। एक का नाम है लिटिल निकोबार आइलैंड और दूसरे का नाम है ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स, जिसके बारे में ये पूरा करंट अफेयर है। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज होती हैं जो सेपरेट कर रही होती हैं। तो सबसे पहली चीज होती है, हम
बाकी कंट्रीज का देखते हैं कि जैसे ये 4 आइलैंड हो गए। तो यहाँ पे ऊपर है म्यांमार, यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे है इंडिया, और यहाँ पे है इंडोनेशिया। तो म्यांमार हो गया, और ये सुमात्रा आइलैंड्स हो गए हैं। तो पहले ब्रॉडली देख लेते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार और अंडमान आइलैंड्स के बीच में जो चैनल्स बॉडी सेपरेट करती है उसको कहते हैं कोको चैनल। और सुमात्रा आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में जो बॉडी सेपरेट करती है उसे कहते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो सेपरेशन है, एक और वाटर बॉडी सेपरेट करती है, इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये बेसिक अलग अलग डिफरेंशिएशंस हैं चैनल्स के। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से आइलैंड्स होते हैं। नॉर्थ अंडमान जो है, इसके थोड़ा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में एक आइलैंड आता है नारकोंडम आइलैंड। एंड जो वो मिडिल अंडमान है उसके ईस्ट में एक और आइलैंड आता है बैरन आइलैंड। इन दोनों आइलैंड्स की खास बात यह है कि ये इंडिया के एक्टिव वोल्केनोज हैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है। जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो ग्रुप है उसकी हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है सैडल पीक। अब मिडिल आता है, उसके बाद साउथ अंडमान जो आता है, साउथ अंडमान के सराउंडिंग्स कुछ और आइलैंड्स होते हैं। उसे यहाँ पे एक है, एक ऐसा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे। तो जो ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा नॉर्थ में जो आइलैंड है इसका नाम है स्वराज आइलैंड। स्वराज आइलैंड, और उसके नीचे जो आइलैंड है इसका नाम है शहीद आइलैंड। साउथ अंडमान के थोड़ा वेस्ट में एक और आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। और एग्जैक्टली यही आइलैंड है जो अक्सर न्यूज में रहता है सेंटिनलीज ट्राइब की वजह से, जहाँ पे मनुष्यों का जाना, जहाँ पे लोगों का जाना रिस्ट्रिक्टेड है। वो एक आइसोलेटेड ट्राइब है और एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ट्राइबल ग्रुप। और यहाँ पे ये जो आइलैंड है, यहाँ पे नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, बोस आइलैंड। और जो साउथ अंडमान है, यहीं पे आपका पोर्ट ब्लेयर है। ये बेसिक चीजें हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं। जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है जिसका नाम है डंकन पैसेज। डंकन, डंकन पैसेज। एंड जो आपका कार निकोबार आइलैंड है एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसके बीच में एक और बॉडी सेपरेट करती है जिसका नाम है सोम्बेरो चैनल। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं मैपिंग के बारे में। कहाँ कहाँ कौन कौन से आइलैंड्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, एंड उनकी रिलेटिव लोकेशन क्या है, किससे ईस्ट हैं, किससे वेस्ट हैं, किसके नॉर्थ हैं, किसके साउथ हैं। तो
और उनसे रिलेटेड जो वाटर बॉडीज हैं, कौन सी वाटर बॉडी किसको सेपरेट करती है, ये आपको स्पेशली प्रीलिम्स के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। एंड इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो मिडिल अंडमान है वो इन सब में लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये हो गया इसका पूरा मैपिंग का पार्ट। ये इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है एंड इसकी पूरी इमेज आपके मन में होनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए यू आर वेरी क्लियर कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर है। तो अब जोग्राफिकल एस्पेक्ट में मैपिंग के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऐसे क्या क्या जोग्राफिकल फीचर्स हैं यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट हैं। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ पे अप्रोक्स 8000 लोगों की पॉपुलेशन है एंड उसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं वो भी रहते हैं। एंड ये 900 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ आइलैंड है। अब इसकी एक और सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे ट्राइब्स एंड ट्राइबल रिजर्व्स, ट्राइबल लोग रहते हैं एंड ऑलमोस्ट 3/4 जो एरिया है पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स का वो एक ट्राइबल रिजर्व के तौर पे इस सेटअप किया गया है लोकल लेजिस्लेशन के, ताकि जो वहाँ पे एरिया है वहाँ पे जो ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे निकोबारीज अराउंड 300 निकोबारीज वहाँ पे रहते हैं एंड शोम्पेन ट्राइब, 200 शोम्पेन ट्राइब के इंडिविजुअल्स वहाँ पे रहते हैं। वो लोग वहाँ पे हजारों साल से रहते आ रहे हैं एंड वहाँ के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन पे डिपेंडेंट हैं वो। एंड उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं डिपेंडेंस पे वो इतने समय से वहाँ पे चले आ रहे हैं। तो एक टाइप से उनकी इन्वायरमेंट के साथ एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप है। तो इसलिए वो ट्राइब्स के लिए वो एरिया काफ़ी ज़रूरी है। जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसी के ये जो आइलैंड्स हैं, जो 2004 का सुनामी आया था ये आइलैंड्स उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। तो इसका ये मतलब हुआ ये वाले जो आइलैंड है टेक्टोनिकली इनस्टेबल हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है हमेशा इस रीजन में जो अर्थक्वेक आता है वो आइलैंड इनसे अफेक्ट जरूर हो सकता है, और कहीं ना कहीं रिंग ऑफ फायर के साथ इसकी काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो ये वाला एरिया काफी ज्यादा टेक्टोनिकली इनस्टेबल है, यहाँ पे कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो डिजास्टर की हमेशा थ्रेट रहेगा वहां पे। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से इश्यूज क्या क्या हाईलाइट किए हैं ऑथर ने, तो सबसे पहला है पॉपुलेशन। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या चाह रहा है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक अर्बन सिटी स्टैब्लिश किया जाए। अब अर्बन सिटी अगर कभी स्टैब्लिश होता है कहीं भी तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से अप्रोक्स 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ उस आइलैंड पे बढ़ जाएगी। और जबकि एक फैक्ट है कि पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन पूरा मिला के ही 3 लाख है, तो एक टाइप से उस जगह पे काफी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन हो जाएगी। और जो पूरा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, कोई भी इन्वायरमेंट होता है वो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही सपोर्ट कर पाता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स या लिमिटेड अमाउंट ऑफ किसी भी स्पीसीज को किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाता है। अगर इन्वायरमेंट पे और ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वाटर हो गया, फूड हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स हो गए, वो कम पड़ जाएंगे पॉपुलेशन के लिए। तो इससे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन होगा, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेंगे और जल्दी रीजनरेट नहीं होंगे। ये एक इसका इम्प्लीकेशन है। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। जो आदिवासी लोग वहाँ पे हजारों सालों से रह रहे हैं उनको वहाँ से हटके कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे एक सी पोर्ट बन रहा है, हार्बर बन रहा है वहाँ पे, और इंडस्ट्रीज बन रही हैं, लोग आके इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो जिस जमीन से उनका हजारों साल से रिश्ता था अब उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ रहा है। और आखिरी है डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। अब कोई भी एयरपोर्ट बनेगा, रेजिडेंशियल टाउनशिप बनेगी, कोई सिटी स्टैब्लिश होगा, लेकिन अगर वो सिटी ऐसी जगह पे स्टैब्लिश होगा जहाँ पे भूकंप आ सकता है, तो
इस चीज का वहां पे काफी खतरा है, काफी डिस्ट्रक्शन होने का काफी पॉसिबिलिटी है वहां पे, कि लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंगल है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ग्रेट निकोबार आइलैंड के। सबसे पहले तो यहाँ की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, खासियत क्या है, यहाँ के कुदरत में ऐसे क्या क्या खास चीजें हैं। सबसे पहली बात तो मल्टीपल इकोसिस्टम्स है। आइलैंड एक, लेकिन वहां पे इकोसिस्टम्स अलग अलग हैं, ये यहाँ की बहुत खास बात है। जैसे जो सबसे प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होते हैं लैंड के, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वहां उस चीज के यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। कोस्टल इकोसिस्टम है, कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे, और वास्ट स्ट्रेचेस, खूब लंबे लंबे खूब बड़े से कोरल रीफ्स के वहां पे स्ट्रक्चर उसके आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वहां पे इतना प्योर है कि कोरल रीफ्स वहां पे सरवाइव नहीं, थ्राइव करते हैं। दूसरी बात है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक टाइप से एक ऐसा बहुत बड़ा सा एरिया होता है जहाँ की इकोलॉजी, वहाँ जहाँ का इकोसिस्टम बहुत यूनिक होता है और जिसको बहुत इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन मिलती है। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे पाया जाता है, जो किसके अंडर आता है, यूनेस्को के मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर। ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये सारे पॉइंट प्रीलिम्स के पॉइंट से काफी जरूरी हैं, कॉज प्रीलिम्स में अक्सर बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाता है। नेशनल पार्क्स भी यहाँ पे दो हैं, कौन, कैम्बल नेशनल पार्क, कैम्बल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क। और मेजर स्पीसीज यहाँ पे जैसे वल्नरेबल स्पीसी है एक लेदर बैक टर्टल, जो सारे टर्टल जो इंडिया में पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा टर्टल होता है, वो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का पूरा मैप है। जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, वो दो नेशनल पार्क्स को मिला के बनाया गया है। ऊपर है कैम्बल नेशनल पार्क, नीचे है गलाथिया बे नेशनल पार्क। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल मैपिंग की फैक्ट है कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये भी एक फेवरेट प्रीलिम्स क्वेश्चन होता है कमीशंस का, कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे पाया जाता है, गलाथिया नेशनल पार्क के साउथ में, कहाँ पे, पूरे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं प्रोजेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले कहीं भी अगर किसी फॉरेस्टेड एरिया में एयरपोर्ट बनेगा, तो सबसे पहले वहां के फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। तो इसके तरह बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी, काफी सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज को काटना पड़ेगा। दूसरी बात है, कोई डेंस फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स रहते होंगे, काफ़ी सारे जानवरों का घर होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर उनका घर ही नहीं बचेगा तो फिर वहाँ से निकल के उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोसिस्टम का डिस्टरबेंस होगा। क्योंकि फॉरेस्ट और एनिमल्स एक इंटीग्रेटेड वे में रहते हैं, तो अगर किसी इनमें से किसी का भी डिस्टरबेंस होता है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है। उसके बाद डैमेज टू कोरल रीफ्स। अब वहाँ पे पोर्ट्स बनेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे जहाज हैं उनका आना जाना होगा, वहाँ पे हो सकता है पल्यूशन हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके का मरीन इकोसिस्टम में पल्यूशन हो। उसकी वजह से क्या हो सकता है, कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल्स शिप की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, शिप के पैसेज में आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो कोरल रीफ्स पे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक और इशू है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा, लेकिन कहाँ होगा, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम एक जगह के जंगल काटेंगे तो उसकी भरपाई के लिए कहीं हम दूसरी जगह और जंगल और पेड़ पौधे लगाएंगे और दूसरा फॉरेस्ट बनाएंगे। ये होता है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। लेकिन
एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हटा के हम एक सेमी एरिड एरिया में फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं चीज सेंस बहुत ज्यादा नहीं बनाती है। और दूसरा, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हो गए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स डिस्प्लेस होंगे हम उन्हें ट्रांसलोकेट करेंगे। पहले से जितने भी एनिमल्स हो गए, लैंड हो गए, उड़ने वाले हो गए, मरीन ऑर्गेनिजम्स हो गए, पहले से क्लाइमेट चेंज के प्रेशर में एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, वो माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसे में हम अब उन्हें ट्रांसलोकेट भी करेंगे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट के इश्यूज हैं जो कि आप मेंस में अगर सवाल आए तो आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं और ये वैलिड पॉइंट्स हैं। अगला, हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं कि हमें आर्थिक तौर पे इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा या इसके और क्या क्या इकोनॉमिक एंगल हैं जो हमें जानने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इस एंगल के क्या क्या इस प्रोजेक्ट में इस्टेब्लिश हो रहा है, क्या क्या सरकार बनाना चाह रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। सबसे पहले तो फ्री ट्रेड जोन एंड इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैलाथिया बे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पोर्ट बनेगा जिसकी वजह से बाकी देश के जो जहाज हैं वो भी यहाँ पे आके डॉक कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आके रुक सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा ताकि वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़े। गैस एंड सोलर बेस्ड प्लांट बढ़ेगा ताकि यहाँ पे एनर्जी का जनरेशन हो, सस्टेनेबल एनर्जी का जनरेशन हो, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है तो इसलिए सोलर बेस्ड प्लांट हम लगाएंगे। यहाँ पे और डेवलपमेंट करने के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, इसका प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो भी इको टूरिज्म का जो कि पल्यूटिंग ना हो, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। और रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाएंगे ताकि जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो यहाँ पे आके लोग काम करते हैं, उनके रहने की जगह बनाएंगे। और यहाँ पे प्रपोज किया गया है काफ़ी अलग अलग तरीके के ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनके ऑफिस यहाँ पे बनाए जाएंगे, स्पेशली जो ग्लोबल ट्रेड से संबंधित हों। तो इससे क्या होगा, इससे होगा रीजनल डेवलपमेंट। जो टापू है, पूरा टापू, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका विकास होगा, उनको जॉब्स मिलेंगी, उनके हाथ में और इनकम आएगी, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और ये इंडिया को भी फायदा करेगा बेसिकली ओवरऑल ट्रेड में। दूसरा इसका एस्पेक्ट है पार्टिसिपेशन इन रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी। तो इसका फायदा ये होगा, जो बाकी हमारे दो फ्रेंडली नेशंस हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस हो गए जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, तो इनके साथ हमारा ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पोर्ट है जो कि उनके लोकेशंस के पास है, जो खुद एक सी पोर्ट है, बहुत मेजर पोर्ट होगा, तो उनके साथ हमारा एक्सचेंज बढ़ सकता है, हमारे शिप्स का कांटेक्ट उनके साथ बढ़ सकता है। तो इससे मैरीटाइम इकोनॉमी को फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। हम गुड्स और आसानी से और कम समय में और कम रिसोर्सेज को यूज कर ट्रेड कर सकते हैं उनके साथ। अब इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो ओवरऑल थियोरेटिकल थी चीज़ें, लेकिन इसका इंडिया में इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है इस लोकेशन का। क्योंकि सुनने में काफ़ी अजीब लगता है कि एक आइलैंड पे, इतने दूर दराज आइलैंड पे जो कि एक इन्वायरमेंटली इतना सिग्निफिकेंट है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ जाके क्यों बना रहा है। ये उसके रीजंस हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, कंसोलिडेशन इन इंडियन ओशन रीजन। अब इंडिया के काफ़ी सारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे कुछ कुछ बॉर्डर के इश्यूज होते हैं, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको भी प्रोटेक्ट करे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनानी होगी, प्रेजेंस बनाने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये एक रीज़न है। एंड कंसोलिडेशन इन इंडियन ओशन रीजन, इंडिया इंडियन ओशन रीजन के बिल्कुल नॉर्थ में है, बहुत ज़्यादा एक्सेस है इंडिया के पास इंडियन ओशन रीजन का, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी करता है इंडिया अपने ट्रेड के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, नेवल एक्सरसाइजेस के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया को अपनी सिक्योरिटी बनाने के लिए भी एक प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। इंक्रीज्ड चाइनीज अग्रेशन
स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काफ़ी सारे एक्शंस ले चुका है, हॉस्टाइल एक्शंस ले चुका है, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे बॉर्डर बॉर्डर क्लैश हुए हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं चाइना कोशिश कर रहा है कि जो अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन में, चाइना उनको भी एक्वायर करना चाह रहा है। और उन चाइना की इस पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का कहीं ना कहीं ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को भी अपनी प्रेजेंस बनानी होगी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में। और उसके लिए बेस्ट जगह हो इंडिया को लगी होगी वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और तीसरा, इंडियाज राइजिंग रोल इन इंडो पैसिफिक। अब अलग अलग ग्लोबल ग्रुपिंग्स के थ्रू शिफ्ट हो रहा है पर्सपेक्टिव इंडो पैसिफिक की तरफ, वेस्ट और इंडो पैसिफिक। तो उस सब में इंडिया का कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए भी इंडिया को उस रीजन में एक फिजिकल प्रेजेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगी, जो इंडिया पोर्ट्स बनाएगी ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वो इंडियन नेवी कंट्रोल करेगी। तो इसलिए वहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी इंडियन नेवी प्रोवाइड कर सकती है, और कॉन्स्टेंटली इंडिया की मिलिट्री फोर्स का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा, ताकि वो एरिया प्रोटेक्टेड रहे। तो ये सारे चीज़ें थी, इस ये सारे एस्पेक्ट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी था। और इससे रिलेटेड देख लेते हैं सवाल क्या क्या आए हैं। काफ़ी सारे मैपिंग से रिलेटेड सवाल आए हैं जब प्रीलिम्स में, चलिए हम देखते हैं। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैरन आइलैंड आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। तो हम देख चुके हैं बैरन आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही ग्रुप में आते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव पोजीशंस की, कौन सा आइलैंड किसके ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ में है, उसी से रिलेटेड ऐसा सवाल आया है। जबकि बैरन आइलैंड जो है ग्रेट निकोबार नहीं, आपका मिडिल अंडमान के ईस्ट में पाया जाता है। उसके बाद है, लास्ट टाइम बैरन आइलैंड volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में ही बैरन आइलैंड की कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी रही थी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर होगा ओनली वन। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। ये भी अभी हमने देखा, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। ये भी हमने मैपिंग के थ्रू सॉल्व करा, तो इसका भी यही आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। तो इस वाले टॉपिक के लिए आपको मैपिंग प्लस कोरल रीफ्स, इसकी थ्योरी जानने की ज़रूरत है कि कौन से कंडीशंस होती हैं कोरल रीफ्स को सरवाइव करने के लिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये है डेफिनेटली यहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ नहीं पाई जाती हैं वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस क्यों? क्योंकि एक रिवर डेल्टा है, यहाँ पे रिवर आके समुद्र में जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेडिमेंट्स होते हैं, जबकि कोरल रीफ्स को एक क्लियर वाटर की ज़रूरत होती है। तो सुंदरबंस में कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती हैं, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये हो गया, ये हो गया, और हमें पता है गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाई जाती हैं, तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया पूरा एनालिसिस ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, पढ़नी चाहिए, वो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये स्पेसिफिकली सिलेबस का पार्ट है। आइलैंड की मैपिंग आपको जाननी चाहिए और इसके बाद जाननी चाहिए। और आपको एक और चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्यों, कौन कौन से इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के अंडर आते हैं, कौन कौन से मेजर नेशनल पार्क्स हैं,
स्टेट्स में और उनके क्या क्या मेजर फ्लोरा एंड फौना है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं इसके, क्या क्या टेक्टोनिक रीजन्स हैं इसके, ये चीज़ें आपको इस टॉपिक के साथ आना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, रिवीजन करने के बाद, आप एक बार इन पर ज़रूर नज़र डालिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आ चुके हैं। तो ये था आज का टॉपिक। सो लेट्स रैप इट अप। अगर आपको कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।